नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 9th के बायोलॉजी के इस सेशन में। तो इस सेशन में हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 9th के साइंस का 5th चैप्टर जो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे, उसका कैसे डिस्कवरी हुआ था, उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, उन सबको हम जानेंगे। तो सबसे पहले सेल का डिस्कवरी किसने किया था? तो जब रॉबर्ट हुक एक थिन स्लाइस, कॉर्क का थिन स्लाइस को जब वो एग्जामिन कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कॉर्क जो है उसमें हनीकॉम यानी मधुमक्खी के छत्ते जैसा वो स्ट्रक्चर से बना हुआ है, यानी उसमें बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं। और ये जो कॉर्क जो सब्सटेंस था उसे उन्होंने कहाँ से लिया था? तो पेड़ के छाल से। और ये कब उन्होंने किया था? तो 1665 में जब उन्हें एक चांस मिला था अपने खुद से बनाए गए जो माइक्रोस्कोप था उससे वो ऑब्जर्व कर रहे थे पेड़ के छाल को कि वो कैसा दिखता है। तभी उन्होंने देखा कि पेड़ का जो छाल है उसमें मधुमक्खी के छत्ते जैसा छोटा छोटा बहुत सारा कंपार्टमेंट्स दिखा, बहुत सारे जो होल जैसे दिखे। और रॉबर्ट हुक ने इन बॉक्सेज को सेल नाम दिया। तो सेल नाम इसलिए दिया था क्योंकि लैटिन वर्ड में सेल का मतलब छोटा कमरा होता है। और उन्होंने देखा कि ये जो बहुत छोटे, और अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था ये बहुत ही छोटा एक्सपेरिमेंट या फिर इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट, कोई घटना जो कि जिसे लोग ध्यान न दें वैसा घटना था, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित हुआ साइंस के इतिहास में, क्योंकि ये पहली बार था जब किसी ने इस तरीके के लिविंग थिंग्स को देखा था कि वो जो है वो अलग अलग यूनिट से बना हुआ है। पहले लोग सोचते थे कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अकेला है, मतलब उसमें अंदर कोई पार्ट्स नहीं है। छोटे छोटे जो पार्ट्स जो अभी हम लोग जानते हैं सेल, वो सेल के बारे में लोग पहले नहीं जानते थे रॉबर्ट हुक से के बताने से पहले। तो इस कारण से उन्होंने डिस्क्राइब किया इस सेल वर्ड को। और आज भी हम उन जो छोटे कंपार्टमेंट्स हैं यानी कि जो बेसिक यूनिट है हमारे बॉडी का, उसे बायोलॉजी में आज भी हम सेल के नाम से ही जानते हैं। तो अब हम देखेंगे और अधिक सेल के बारे में हम जानेंगे। तो एक एक्सपेरिमेंट से हम लोग देखेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस चीज़ से बना हुआ है। तो व्हाट आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ? तो क्या करना है सबसे पहले कि हमें एक छोटा सा प्याज का बल्ब लेना है, मतलब प्याज का जो छिलका अगर उसको उखाड़ देंगे तो नीचे का जो पार्ट होता है वो बल्ब लेना है छोटा सा, और फोर्सेप की मदद से, मतलब एक चिमटा की मदद से उसका जो स्किन है उसे उखाड़ना है। तो स्किन को हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। वो कहाँ होता है? तो कनकेव साइड, यानी उसका जो इनर पार्ट है, प्याज का जो अंदर का जो हम पार्ट लेंगे उसके इनर पार्ट्स में बिल्कुल पतला झिल्ली जैसा होगा, उसे हमें वहां से उखाड़ना है। और इस लेयर को हम क्या करेंगे कि तुरंत ही वॉच ग्लास पे रख देंगे वाटर की मदद से। इससे होगा क्या कि वाटर की मदद से जो पील है, जो छिलका है, वो फोल्ड नहीं होगा और जल्दी सूखेगा भी नहीं। अब उसके साथ क्या करना है? तो अब उसे ग्लास स्लाइड पे ले जाना है और फिर से उसमें हम क्या करेंगे? ग्लास स्लाइड पे हम पहले वाटर रखेंगे, उसके बाद उस पे वो उस पील को रखेंगे और उस छोटे से पील को वहां पे ट्रांसफर करेंगे। कहां से? वॉच ग्लास से उस स्लाइड पे। और ये ध्यान देना है कि वो बिल्कुल फ्लैट हो, स्लाइड पे बिल्कुल फ्लैट हो। और इसे करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक थिन कैमल हेयर ब्रश का यूज करके और उसे ले जाएंगे, ट्रांसफर करेंगे। अब उस पे सैफरीन सॉल्यूशन का कुछ बूंद डालेंगे ताकि वो जो प्याज का जो स्मॉल एपिडर्मिस है वो कवर हो जाए। अब इसमें हमें ध्यान देना है क्या कि जो प्याज का जो छिलका है उसके बीच में एयर बबल्स ना आए और ये जो है वो अच्छे से, मतलब सैफरीन जो है वो अच्छे से उसे कवर कर ले। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? माउंटिंग नीडल का हेल्प लेंगे। अब ये इसे हम लोग माउंट करेंगे ओनियन पील को। अब हम ऑब्जर्व करेंगे स्लाइड को अंडर द लो पावर या फिर हाई पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, जो कि माइक्रोस्कोप हम लोग स्कूल में यूज करते हैं। उसकी मदद से हमें उस ओनियन के पील को देखना है। तो यहाँ जो ये पार्ट है यहीं पे ओनियन का पील रहेगा। नीचे से देख रहे हैं लाइट आ रहा है,
उसके बाद यहाँ आई पीस है, यहाँ से हम ऑब्जर्व करेंगे इस माइक्रोस्कोप से। अब हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, जब लेंस से देखा उसके बाद किस तरीके का वो स्ट्रक्चर था जो कि हम लोगों ने माइक्रोस्कोप से देख पाए। तो इसे हम लोग देखेंगे आगे। तो देखते हैं कि जो सेल है, ओनियन पील जो है वो किस तरीके का दिखता है। तो इसमें बहुत सारे जो कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, इसी को सेल कहा गया है। और इस सेल के बीच में जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट है वो है हमारा न्यूक्लियस उस ओनियन पील का। तो क्या क्या ऑब्जर्व किए सो आगे हम लोग देखेंगे। अब क्वेश्चन हमारे दिमाग में क्या आ रहा है कि ये जो टेम्पररी माउंट्स था ओनियन पील का, क्या वो अलग अलग साइज का था या एक ही साइज का था। हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, और उसमें सिमिलर स्ट्रक्चर था वो या डिफरेंट स्ट्रक्चर का था। क्योंकि प्याज हमारा क्या होता है, कोई छोटा प्याज, बड़ा प्याज, तो उस हिसाब से हम सोच सकते हैं कि शायद उसका जो अंदर का जो स्ट्रक्चर हो, सेल हो, वो भी अलग अलग साइज का हो। इस कारण से उसका जो साइज है प्याज का वो अलग अलग होता है। तो इसे आगे हम लोग जानेंगे कि वास्तव में वो चीज़ सही है जो हम लोग सोचते हैं या फिर नहीं। तो ये स्ट्रक्चर्स क्या थे, तो ये जो स्ट्रक्चर्स थे वो एक जैसे दिख रहे थे, यानी कि प्याज का कैसा भी हम लोग छिलका लें, लेकिन उसका जो कंपार्टमेंट्स है या फिर हम बोले कि उसका जो सेल है वो एक ही साइज का होता है, एक तरीके का स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स नहीं हैं। और ये सभी मिल करके एक ओनियन बल्ब बनाते हैं, ये सब एक साथ मिल करके। अब हम इस एक्टिविटी से क्या देख पाए कि भले ही जो प्याज है वो अलग अलग साइज का हो, लेकिन जो स्मॉल स्ट्रक्चर है जो कि हम माइक्रोस्कोप से ही देख पाते हैं वो बिल्कुल एक समान होता है। और भले ही जो ओनियन का पील जो है वो सेम दिखे या फिर अलग दिखे, ओनियन का जो साइज है वो अलग रहे, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, जो स्ट्रक्चर्स हम देखेंगे माइक्रोस्कोप से, वो बिल्कुल सिमिलर होगा। और ये जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं इसी को हम लोग बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स कहते हैं। यानी इसी यूनिट से, जैसे कि घर का अगर बोला जाए कि घर किस चीज़ से बनता है, तो एक तरीके का स्ट्रक्चर रहता है। ईंट, ब्रिक जो है वो एक तरीके का स्ट्रक्चर है, हर एक ब्रिक सेम है, और उसी ब्रिक से घर बनता है अलग अलग डिजाइन का। किसी का घर कैसा है, किसी का घर कैसा है, किसी का बड़ा, किसी का छोटा, लेकिन जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बेसिक बिल्डिंग यूनिट है वो सेम है। उसी तरीके से ओनियन बल्ब में भी वो सेम होता है, और इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम लोग सेल के नाम से जानते हैं। तो केवल ओनियंस में ही नहीं बल्कि हर एक ऑर्गेनिज्म में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बना हुआ है, चाहे वो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो जो कि खुद से जिंदा रहे, या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो। अब उन्होंने क्या क्या चीज़ ऑब्जर्व किया था रॉबर्ट हुक और भी जो बाकी साइंटिस्ट थे उन्होंने, उसे हम जानेंगे। तो सेल जो है वो पहली बार रॉबर्ट हुक के द्वारा डिस्कवर किया गया था 1665 में। उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि सेल किस चीज़ का, तो कॉर्क का स्लाइस का उन्होंने ऑब्जर्व किया था, उसमें सेल को उन्होंने देखा था अपना जो बनाया हुआ माइक्रोस्कोप था उससे। उनके बाद ल्यूवेन हुक जो कि 1674 में उन्होंने उससे भी अच्छा माइक्रोस्कोप बनाया, मतलब रॉबर्ट हुक के माइक्रोस्कोप से भी अच्छा, और उन्होंने डिस्कवर किया फ्री लिविंग सेल। इन्होंने तो पेड़ का बार्क यूज किया था तो वो मर गया था, डेड था, लिविंग ऑर्गेनिज्म का था लेकिन डेड था। लेकिन उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि फ्री लिविंग सेल ऑब्जर्व किया पॉन्ड वाटर में, यानी कि जो तालाब का पानी था उसमें से उन्होंने देखा कि कुछ जिंदा सेल दिख रहा है उसमें, और पहली बार ऐसा उनके द्वारा किया गया था। रॉबर्ट ब्राउन उसके बाद क्या किए कि 1831 में उन्होंने न्यूक्लियस यानी सेल के अंदर न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया। उसके बाद साइंटिस्ट आए पुरकिंजी जो कि 1839 में उन्होंने प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया, जो कि सेल में एक फ्लूइड सब्सटेंस मतलब लिक्विड जैसा सेल के अंदर जो सब्सटेंस होता है उसके बारे में पुरकिंजी ने बताया था 1839 में। और सेल थ्योरी जो है वो सभी प्लांट्स और सभी एनिमल्स के लिए अप्लीकेबल है, चाहे वो जो है वो सिंगल सेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो। और ये क्या बताता है कि सेल जो है वही बेसिक यूनिट है लाइफ का। और इसे प्रेजेंट किया था सबसे पहले दो बायोलॉजिस्ट ने, जिनका नाम था सिचलेडिन जो कि 1838 में बताए थे, उसके बाद स्वान ने 1839 में ये सेल थ्योरी दिया था। और सेल थ्योरी को आगे फिर से डिस्कस किया गया
विरकाउ के द्वारा 1855 में उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि हर एक जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है, यानी पहले से जो सेल है उसी से नया सेल बनता है। और ये कब संभव हुआ? तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हुआ 1940 में, उसके बाद। और ये संभव हुआ तभी हम लोग आजकल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैं उसको समझ पाते हैं, सेल के बारे में जान सकते हैं। और बहुत सारे जो ऑर्गेनल्स हैं, यानी सेल के अंदर भी बहुत सारे जो उसके पार्ट्स हैं उसे भी हम लोग आजकल जान गए हैं। किसके कारण से? तो जो अच्छे अच्छे माइक्रोस्कोप्स आ गए हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उनकी मदद से। और जब इन्वेंशन हुआ मैग्नीफाइंग लेंस का, जब शुरुआत हुआ, तब हम लोग क्या किए कि माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड यानी कि जो सूक्ष्म संसार है उसका भी शुरुआत हुआ लेंस के शुरुआत के साथ। और अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे सिंगल सेल के बारे में भी हम लोग जानते हैं कि जो पूरा ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल का ही बना हुआ रहता है, जैसे कि अमीबा हो गया। उसके बाद और भी हैं ऑर्गेनिज्म, कौन कौन से? तो कैलिमेडोनस, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सब जो है वो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है, क्योंकि यूनि का मतलब सिंगल होता है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखें कि बहुत सारे सेल्स जो हैं वो एक साथ मिलकर के सिंगल बॉडी का निर्माण करते हैं, मतलब एक अकेला बॉडी का निर्माण करते हैं। और इनमें एज्यूम किया जाता है कि अलग अलग सेल जो हैं उनका अलग अलग फंक्शन होता है उस बॉडी में, अलग अलग पार्ट्स में। और इन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जिनमें अलग अलग सेल का अलग अलग फंक्शन होता है। अब मल्टी का मतलब क्या है? मेनी। और जैसे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं? तो फंगी हो गए, कुछ फंगी, प्लांट्स, एनिमल्स, हम लोग भी इसी में शामिल है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर आप लोग मतलब इसके और भी नाम जानते हैं तो उसे भी देख लें, याद कर लें। तो हर एक जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो भी जो है वो सिंगल सेल से ही शुरुआत में बना है। तो कैसे? तो सेल जो है वो डिवाइड होता है और वो फिर से प्रोड्यूस करता है अपने तरीके का सेल। और हर एक सेल जो है इस कारण से हम कह सकते हैं कि वो अपने पुराने वाले सेल से ही बनता है नया सेल। मतलब ऐसा नहीं है कि सेल कहीं से आ गया, वो पहले वाले सेल है उसी से किसी तरीके से बनेगा। मतलब सेल का बनने का जो तरीका है वो अलग अलग तरीका है। तो हम लोगों ने एक्टिविटी जो किया था उसमें देखा था ओनियन पील को, तो क्या वो अलग अलग साइज के थे या फिर सेम साइज के? तो सेम साइज उसमें थे। और सेल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा दिखता है, उसके बाद उसमें क्या डिफरेंसेस जो थे, अलग अलग जो पार्ट्स, अगर प्लांट्स की बॉडी का अगर हम देखेंगे तो उनके सेल में क्या डिफरेंसेस होंगे, क्या उनमें कुछ सिमिलरिटीज भी होगी, उन सब को अब हम जानेंगे। तो कुछ जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके पास जो सेल है वो अलग अलग काइंड्स के सेल होते हैं, मतलब एक तरीके का सेल उनमें नहीं होता है, अलग अलग काइंड्स के सेल होते हैं। तो अब हम देखते हैं कुछ सेल का जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है। जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी का ही बात किया जाए तो ये मसल सेल है, उसके बाद ये ब्लड सेल है, ये जो है वो नर्व सेल है, उसके बाद ये ह्यूमन का ओवम है, ये ओवम हो गया, ये बोन सेल हो गया, ये स्पर्म सेल हो गया, ये फैट सेल हो गया। तो ये सब अलग अलग स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं कि एक ह्यूमन बॉडी में ही कैसे अलग अलग स्ट्रक्चर सेल के होते हैं। अब जो शेप और साइज है किसी भी सेल का वो रिलेटेड है किससे, कि उसे क्या कार्य करना है, मतलब कौन सा फंक्शन उसे परफॉर्म करना है, उसके हिसाब से उसका शेप और साइज होता है। कुछ सेल जैसे कि अमीबा हो गए वो अपने शेप को चेंज करते हैं, तो कुछ केसेज में सेल का शेप जो है वो फिक्स्ड हो भी सकता है, मतलब ज़्यादा तरीके से फिक्स्ड हो सकता है या फिर कम तरीके से फिक्स्ड हो सकता है। और ये कुछ पार्टिकुलर टाइप के सेल में प्यूसिलियर भी होते हैं। जैसे एग्जांपल अगर देखा जाए कि नर्व सेल जो है वो टिपिकल स्टाइल, मतलब उसका स्टाइल ही अलग तरीके का वो सेल है। और हर एक लिविंग सेल जो है उनके पास अपना कैपेसिटी होता है कि वो खुद का कुछ बेसिक फंक्शन करें
और किस तरीके से वो बेसिक फंक्शन करेंगे, तो जो लिविंग फॉर्म है उसका गुण के हिसाब से, मतलब वो किस कार्य के लिए, मतलब वो कौन कौन सा कार्य कर सकता है, तो वो जो जो कार्य कर सकता है उसके सेल भी उसी तरीके के कार्य करेंगे। वो अलग कार्य तो करेंगे नहीं, जो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म करेगा उसी के कार्य में से कोई कार्य करेंगे। तो किस तरीके से जो लिविंग सेल है वो अलग अलग बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि क्या है कि कार्य के हिसाब से यानी लेबर के हिसाब से हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल को डिवाइड कर दिए हैं। जैसे अगर ह्यूमन बींग्स में ही देखा जाए तो यहाँ भी सेल का जो है वो डिवीजन है लेबर के हिसाब से, मतलब अलग अलग कार्य के अलग अलग परिश्रम के हिसाब से। तो इसका मतलब है कि डिफरेंट पार्ट्स जो है ह्यूमन बॉडी का वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी का जो हार्ट है उसका काम क्या है, ब्लड को पंप करना। स्टोमच जो है उसका काम है फूड डाइजेस्ट करना, और इसी तरीके से। और वैसे ही जो लेबर का डिवीजन है उसे हम लोग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में भी देख सकते हैं। लेकिन इसमें अब क्या होगा, वो तो अकेला सेल का ही बना हुआ है, तो आखिर वो कैसे अलग अलग कार्य परफॉर्म करेगा। एक सेल जो है वो केवल एक कार्य परफॉर्म करेगा, तो वैसा नहीं होता है। तो वो आखिर उसमें अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते कौन हैं। तो हर एक जो सेल है इस तरीके का सिंगल ऑर्गेनिज्म का, मतलब सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म का, उसमें कुछ खास कंपोनेंट्स होते हैं उस सेल के अंदर जिन्हें हम लोग सेल ऑर्गेनल्स के नाम से जानते हैं। और यही जो सेल ऑर्गेनल्स है यानी हर एक जो सेल ऑर्गेनल्स है उसका स्पेशल फंक्शन होता है। जैसे नया मटेरियल बनाना सेल के लिए ये सेल ऑर्गेनल्स का ही काम है। उसके बाद सेल के अंदर कोई वेस्ट मटेरियल है उसे हटाना, और भी बहुत सारे इसी तरीके के कार्य। तो एक सेल जो है वो एबल होता है वो जिंदा रहने के लिए, और जितने भी जो उसके फंक्शन हैं वो अकेले वो कोई भी सेल कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ऑर्गेनल्स होते हैं, यानी जिन्हें हम सेल ऑर्गेनल्स के नाम से जानते हैं। और ये जो ऑर्गेनल्स हैं वो एक साथ मिलकर के बेसिक यूनिट बनाते हैं जिन्हें हम लोग सेल के नाम से जानते हैं। अब ये जानना इंटरेस्टिंग होगा कि जो सेल है वो किसी भी तरीके के हों, मतलब कोई भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए सेल हों, उनके अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो सभी के सभी ऑर्गेनल्स सेम होते हैं। भले ही वो सेल किसी भी फंक्शन के लिए हो या किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेल हो, वो उनके ऑर्गेनल्स सेम होते हैं। अब हम देखेंगे कि जो सेल है वो किस चीज से बना हुआ होता है, और ये जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है सेल का वो क्या है। तो हम लोगों ने एक स्पेशल कंपोनेंट्स के बारे में जाना जो कि सेल के अंदर होता है, जिसे हम लोग ऑर्गेनल्स के नाम से जानते हैं। अब किस तरीके जिससे जो सेल है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है, तो यदि हम सेल को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इसके 3 फीचर्स हैं, लगभग 3 फीचर्स हैं। तो कौन कौन से फीचर्स हैं उसे हम लोग अब जानेंगे। तो हर एक सेल का 3 फीचर्स है। तो पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो ये सभी जो एक्टिविटीज हैं जो सेल के अंदर होते हैं, ये इंटरेक्शन यानी सेल का इंटरेक्शन के साथ, मतलब वो सेल क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं अपने इन्वायरमेंट से, यानी जो भी उसके बाहर के जो इन्वायरमेंट है उनसे, और वो इन फीचर्स को, मतलब जितना भी संभव हो पाए उनके फीचर्स को उसको वो करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि कैसे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। ये अब सेल का जो ऑर्गेनल्स है उसका कहानी शुरू होता है। तो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है किसी भी सेल का, जो कि करता क्या है कि उसके कंटेंट्स को, यानी सेल के अंदर जो चीजें हैं उसको सेपरेट करता है उसके बाहर के इन्वायरमेंट से। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और क्या करता है, तो वो अलाउ करता है या फिर किसी को आज्ञा देता है, मतलब कोई भी चीज अगर सेल के अंदर आना चाहे, प्रवेश करना चाहे या बाहर जाना चाहे, तो उसे अलाउ कौन करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही। कुछ जो मटेरियल्स है उसे सेल के बाहर भी वो भेजता है, सेल के अंदर भी लाता है, मतलब वही अलाउ करेगा तब सेल के अंदर जा सकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही। और ये क्या करता है कि कुछ जो मटेरियल्स हैं सेल के अंदर उनको बाहर जाने से रोकता है, क्योंकि वो जरूरी है, सेल के अंदर जब रहेंगे तभी सेल जिंदा रहेगा। तो सेल मेम्ब्रेन जो है इस कारण से उसे हम कहते हैं क्या, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी वो चीजों को सेलेक्ट कर करके
अंदर भेजता है और सिलेक्ट करके ही बाहर, मतलब लोगों को क्या कहें कि पहचान कर ही प्रवेश देता है। अगर वो उससे पहचानेगा नहीं या फिर अनजान चीज देखेगा तो उसे प्रवेश नहीं देगा। कौन? तो सेल मेम्ब्रेन। और किस तरीके से ये जो मूवमेंट्स होते हैं सेल के अंदर और बाहर वो कैसे होते हैं, किस तरीके से कोई भी जो सब्सटेंस है वो सेल के बाहर आता है, तो इसे अब हम लोग जानेंगे। तो कुछ जो सब्सटेंस हो गए जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन, वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर बाहर जा सकता है। वो किस प्रोसेस से? तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से। डिफ्यूजन जो कि हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा था, मिक्स होकर के किसी चीज से वो डिफ्यूज हो जाता है। और हम लोगों ने ये पिछले चैप्टर में डिफ्यूजन पढ़ ही चुके हैं। और हम लोग देखे क्या कि स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है किसी भी सब्सटेंस का एक रीजन से, मतलब जहां हाई कंसंट्रेशन रीजन रहेगा वहां से लो कंसंट्रेशन। मतलब अगर बात किया जाए कि जहां, मतलब अगर दो टैंक है जिसमें ज़्यादा पानी है, मतलब दोनों को अगर हम कनेक्ट कर दिए तो जिसमें अगर ज़्यादा वाटर है यानी कि वहां हाई कंसंट्रेशन है, और एक जो टैंक है वहां पे कम पानी है, तो वो क्या होगा कि हाई कंसंट्रेशन वाला जो टैंक है उससे लो कंसंट्रेशन वाले टैंक में वाटर जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ भी होता है मूवमेंट, यानी सेल के अंदर भी उसी तरीके से मूवमेंट होता है, यानी हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ मूवमेंट होता है। तो अगर देखा जाए कि कुछ सिमिलर थिंग्स जो है सेल के वो क्या होते हैं, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए देखा जाए कि कुछ सब्सटेंस जैसे कि CO2 हो गए जो कि सेलुलर वेस्ट है, यानी सेल, अगर ह्यूमन बॉडी की बात की जाए तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेल के अंदर का वेस्ट मटेरियल है और इसे सेल के बाहर ले जाना जरूरी है। क्यों? तो ये होता क्या है कि जब इसका कंसंट्रेशन सेल के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है, किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का, तो सेल का जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है जहां कंसंट्रेशन लो है एज कंपेयर टू इनसाइड द सेल, यानी सेल के अंदर से, तो ये कहाँ जाना शुरू हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। और जैसे ही जो कंसंट्रेशन डिफरेंस जो है वो खत्म हो जाएगा, मतलब दोनों तरफ बराबर हो जाएगा इनसाइड और आउटसाइड सेल का, तो जो CO2 का मूवमेंट है वो रुक जाएगा। क्योंकि ये कहाँ से कहाँ जा रहा था? तो हाई कंसंट्रेशन रीजन से या लो कंसंट्रेशन रीजन में जा रहा था, यानी सेल के बाहर जा रहा था। और ये किस प्रोसेस से? तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से। उसी तरीके से होता क्या है कि O2 यानी ऑक्सीजन जो है वो सेल के अंदर प्रवेश करता है डिफ्यूजन के प्रोसेस से। जब सेल के बाहर का जो O2 का कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाता है और सेल के अंदर O2 की कमी हो जाती है। जैसे कभी कभी हमें सांस लेने में दिक्कत होता है तो उस समय, मतलब कहीं अगर वैसा एरिया में गए जहां ऑक्सीजन कम है तो सांस लेने में दिक्कत, तो हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो वही सेल के अंदर जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो होता क्या है कि बाहर से, जो सेल के बाहर का जो ऑक्सीजन है वहां पे हाई कंसंट्रेशन होगा ऑक्सीजन का, तो वो कहाँ जाएगा? डिफ्यूजन के बाद हमारे सेल के अंदर जाने लगता है। इस कारण से डिफ्यूजन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गैसियस एक्सचेंज में। मतलब गैस का जो एक्सचेंज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो सेल से बाहर आया और ऑक्सीजन गैस जो है वो सेल के अंदर गया। तो सेल के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और सेल का जो इनर इन्वायरमेंट है उसके बीच में जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूजन के द्वारा ही होता है। अब जो वाटर है वो भी डिफ्यूजन के लॉ को मानता है, यानी वाटर का भी जो ट्रांसफर होगा वो डिफ्यूजन के द्वारा ही होगा। तो मूवमेंट जब वाटर मॉलिक्यूल्स का होता है ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से, इसे हम लोग कहते हैं क्या? तो इसे हम लोग ऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं। मतलब डिफ्यूजन हुआ किसमें? गैसियस एक्सचेंज में। अब जो वाटर, वो जो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है जिसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, उससे अगर ट्रांसफर होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस। अब जो मूवमेंट होता है वाटर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा, ये क्या करता है कि सब्सटेंस जो कि वाटर में डिजॉल्व है उसके अमाउंट को प्रभावित करता है। मतलब जो वाटर में डिजॉल्व होने वाला सब्सटेंस है, अगर वाटर गया तो उसका जो क्वांटिटी है या अमाउंट है वो बढ़ जाएगा, और अगर उसमें से वाटर बाहर चला आया तो उसका जो अमाउंट है, क्वांटिटी है, वो कम हो जाएगा। तो सेल हमारा श्रिंक कर जाएगा। अगर वाटर गया तो सेल जो है वो फूल जाएगा, मतलब एक्सपैंड हो जाएगा। उसके बाद ऑस्मोसिस जो है, इसमें होता क्या है कि पासेज होता है वाटर का हाई वाटर कंसंट्रेशन
जहाँ रहता है, मतलब वाटर का जहाँ ज़्यादा कंसंट्रेशन रहता है वहाँ से वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू लो वाटर कंसंट्रेशन रीजन में तब तक जाते रहता है जब तक कि इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, मतलब दोनों तरफ बराबर वाटर का कंसंट्रेशन ना हो जाए तब तक वो जाते रहता है। और ये किस तरीके से होता है, मतलब क्या ये जो होता है वो एनिमल सेल में होता है या फिर प्लांट सेल में होता है, और ये जो है वो शुगर, ये जो सॉल्यूशन है शुगर का या फिर साल्ट का सॉल्यूशन है वाटर में, उस तरीके से होता है। तो एक क्या है कि 3 तरीके के चीज़ों को ये फॉलो करता है, मतलब 3 तरीके की चीज़ें यहाँ होती है। सबसे फर्स्ट जो है कि यदि सराउंडिंग मीडियम जो सेल का है वहाँ पे हाइयर वाटर का कंसंट्रेशन है सेल के अंदर से, तो इसका मतलब है कि बाहर का जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही डाइल्यूट है। डाइल्यूट मतलब उसमें वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा हुआ तो बिल्कुल पतला हो गया। तो सेल जो है इस कारण से वाटर को गेन करता है, ऑस्मोसिस के थ्रू सेल के अंदर वाटर जाता है, और इस तरीके का जो सॉल्यूशन है उसे हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। अब वाटर मॉलिक्यूल जो है वो फ्री है पास करने के लिए, मतलब सेल मेम्ब्रेन जो है उसको अलाउ करता है दोनों डायरेक्शन में, मतलब वो अंदर भी, सेल के अंदर भी जा सकता है और सेल के बाहर भी जा सकता है। कौन? तो वाटर। लेकिन ज़्यादा वाटर अगर सेल के अंदर चला जाए, मोर वाटर अगर सेल के अंदर चला जाए जितना कि वो बाहर निकल सके, तो ओवरऑल जो नेट जो रिजल्ट होगा वाटर इंटर करने का सेल का, उसके कारण जो सेल है वो स्वेल कर जाएगा, मतलब फूल जाएगा। जब ज़्यादा पानी सेल के अंदर चला जाता है तो जो सेल है वो स्वेल कर जाता है। अब सेकंड हम लोग देखते हैं कि यदि जो मीडियम है वो एग्जैक्टली सेम है, मतलब वाटर का कंसंट्रेशन जो है वो बिल्कुल सेम है, तो कोई भी मूवमेंट वाटर का नहीं होगा उस सेल मेम्ब्रेन से, मतलब अंदर जितना वाटर का कंसंट्रेशन है बाहर भी उतना ही कंसंट्रेशन है, तो मूवमेंट नहीं होगा। तो इस तरीके के सॉल्यूशन को हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, मतलब जिसमें कंसंट्रेशन जो है वो सेम हो, और जिसमें कंसंट्रेशन सेम नहीं हो, मतलब डाइल्यूट हो, तो उसे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। हाइपोटोनिक मतलब उसमें कम हो गया, और आइसोटोनिक मतलब सिमिलर। अब वाटर जो है वो क्या करेगा कि सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस करता है दोनों डायरेक्शन में, लेकिन अगर अमाउंट जो है जो कि अंदर जा रहा है वो सेम अमाउंट है बाहर आने का, तो इस कारण होगा क्या कि कोई ओवरऑल मूवमेंट नहीं होगा, और सेल जो है वो सेम साइज का रहेगा, यानी जितना वाटर सेल के अंदर जा रहा है उतना ही वाटर बाहर निकल जा रहा है, तो सेल का साइज में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। यदि जो मीडियम है वो लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है, मतलब बाहर में सेल के बाहर जो है वो वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, कम है, तो इसका मतलब हुआ क्या कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया, तो सेल जो है वो अपने वाटर को लूज करेगा ऑस्मोसिस के द्वारा, जब सेल के अंदर का जो पानी है वो लूज करेगा, और इस केस में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बनेगा, मतलब जो सेल के अंदर का जो सॉल्यूशन है कंसंट्रेटेड है उसे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। जब बाहर का कंसंट्रेशन डाइल्यूट रहेगा तो हाइपोटोनिक, और जब सेम रहेगा दोनों का कंसंट्रेशन तो आइसोटोनिक। अब फिर से वाटर जो है वो क्रॉस करेगा सेल मेम्ब्रेन से दोनों डायरेक्शन में, मतलब कोई भी केस हो वो दोनों डायरेक्शन में जा सकता है, लेकिन इस टाइम क्या हुआ कि वाटर जो है वो सेल से ज़्यादा निकल रहा है, जितना वो अंदर जा रहा है उससे ज़्यादा पानी बाहर निकल रहा है, तो इस कारण से जो सेल है वो श्रिंक कर जाएगा, मतलब सिकुड़ जाएगा। और होता क्या है कि ऑस्मोसिस जो है वो स्पेशल केस है डिफ्यूजन का, जिसमें कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा ये डिफ्यूजन होता है। अब हम लोग इन एक्टिविटी को देखेंगे कि कौन कौन सा एक्टिविटी है, क्या क्या यहाँ पे हो रहा है। तो सबसे पहले एक्टिविटी 5.3, तो ऑस्मोसिस किसी भी एग का, तो क्या करना है कि एग का जो बाहर का जो कवर है उसे हटा देना है और एक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में उसे डिजोल्व कर देना है। अब सेल जो है वो मोस्टली बना हुआ रहता है कैल्शियम कार्बोनेट से, और जो थीन आउटर स्किन है सेल का, मतलब एग का, वो उसी से।
अब हम एग को क्या करेंगे कि प्योर वाटर में डाल देंगे और उसे ऑब्जर्व करेंगे 5 मिनट तक। तो क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो एग जो है वो धीरे धीरे फूलने लगेगा, क्योंकि वाटर जो है वो ऑस्मोसिस के थ्रू सेल के अंदर जा रहा है। जब बाहर का कवर हम हटा के और उसे हम डाल देंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्यूशन में, तो वो धीरे धीरे वो फूलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑस्मोसिस से कहाँ पानी बाहर का वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो अंदर जाने लगेगा। अब हम क्या करेंगे कि उसी तरीके का डिसेल्ड एग को कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में डालेंगे और 5 मिनट तक ऑब्जर्व करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि एग जो है वो श्रिंक कर जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर जो है बाहर का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, मतलब बाहर में जो है वो वाटर का जो है वो कमी है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन है और अंदर जो है वाटर है। तो वाटर जो है वो एक सॉल्यूशन से बाहर आएगा साल्ट सॉल्यूशन तक, क्योंकि साल्ट सॉल्यूशन जो है वो अधिक कंसंट्रेटेड है, मतलब वो अधिक घना है। जहाँ डाइल्यूट रहेगा उधर से कंसंट्रेटेड की ओर मोशन होगा। तो इस कारण जो एग है वो सिकुड़ जाएगा। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालेंगे तो वो फूल जाएगा और जब साल्ट सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो सिकुड़ जाएगा। अब नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं ड्राई रेसिन या फिर एप्रिकॉट की मदद से। तो रेसिन जो है वो प्लेन वाटर में अगर हम डाल के, मतलब सिंपल जो वाटर रहता है उसमें डाल करके अगर थोड़े देर तक छोड़ दें तो, और उसके बाद हम उसे कहाँ रिप्लेस करें, तो शुगर या फिर सॉल्ट के सॉल्यूशन में। तो आप क्या देखोगे कि हर एक जो ग्रेन, मतलब ये क्या करेगा कि वाटर को गेन करेगा और ये धीरे धीरे ये फूल जाएगा। जबकि जब हम इसे वाटर जो सॉल्यूशन है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन उसमें डालेंगे तो धीरे धीरे ये श्रिंक कर जाएगा। पहले जब हम पानी में डालेंगे तो वो फूल जाएगा और जब हम शुगर या फिर सॉल्ट का सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये सिकुड़ जाएगा। अब देखते हैं कि यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म और बहुत सारे जो प्लांट सेल्स हैं वो क्या करते हैं कि वाटर को गेन करते हैं ऑस्मोसिस के थ्रू, और वो जो एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का प्लांट्स में जो कि रूट्स के द्वारा होता है, ये भी ऑस्मोसिस का ही एग्जाम्पल है। मतलब ऑस्मोसिस के थ्रू ही जो, क्योंकि उसमें तो पंप लगा हुआ नहीं रहता है कि पेड़ पौधे में ऊपर पानी कौन चढ़ाएगा, तो ऑस्मोसिस के थ्रू ही पेड़ पौधों के जो जड़ों से जो पानी जाता है वो ऑस्मोसिस प्रोसेस से ही होता है। तो इस तरीके से डिफ्यूजन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक्सचेंज होता है गैसेज का और वाटर का। सेल के लाइफ के लिए जो वाटर जरूरी है, गैसेज जरूरी है उनके लिए, क्योंकि अगर हम अपनी बात करें तो हमारे लिए ऑक्सीजन जरूरी है, वाटर भी जरूरी है, तो हमारे सेल के लिए भी वो चीज़ जरूरी है। और अगर इन सब के बाद अगर देखा जाए तो सेल जो है वो क्या करता है कि हमारे इन्वायरमेंट से वो न्यूट्रिशन भी ऑब्टेन करता है, मतलब पोषक तत्व भी। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेल के अंदर जाते हैं और सेल के बाहर जाते हैं, यानी वो ट्रांसपोर्ट करते हैं किस चीज़ को, तो उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एनर्जी की। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फ्लेक्सिबल होता है और ये जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना होता है, जिसे हम लिपिड्स या प्रोटीन्स कहते हैं। लिपिड्स या प्रोटीन से ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो सेल का बाहर का जो कवरिंग है वो बना हुआ रहता है। जबकि अगर हम लोग देखेंगे ध्यान से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो वो हमें केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के मदद से ही दिखेगा, नहीं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें नहीं दिखेगा। तो सेल मेम्ब्रेन का जो फ्लेक्सिबिलिटी है यही क्या करता है कि सेल को वो इस तरीके से बनाता है कि वो फूड को इनगल्फ कर सके, या फिर जो दूसरे मटेरियल्स हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में उसे वो अपने अंदर ग्रहण कर सके। तो ये जो फूड का इनगल्फ वगैरह होता है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। जैसे कि ये जो प्रोसेस है इंडोसाइटोसिस, इसमें वो क्या करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अपने फूड को लेते हैं। जैसे अमीबा जो है वो इसी प्रोसेस का यूज करके अपना भोजन लेता है और वो जिंदा रहता है। अब एक्टिविटी में हमें क्या देखना है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को स्कूल लाइब्रेरी में देखना है, उसके बारे में इंटरनेट पे ढूंढना है। अब सेल वाल के बारे में जानते हैं, जो कि प्लांट में होता है सेल वाल। तो प्लांट सेल जो है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक और ऑर्गेनल्स होता है जो कि रिजिड होता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर का कवरिंग होता है, उसे हम लोग सेल वाल के नाम से जानते हैं। और सेल वाल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है। प्लांट सेल वाल जो है वो मेनली बना हुआ होता है सेलुलोज से, और सेलुलोज जो है वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो कि प्लांट के स्ट्रक्चर
को वो देता है और इसी के कारण प्लांट को स्ट्रेंथ आता है। अगर हम प्लांट के बाहर वाले चीज़ों को अगर हम छू करके देखेंगे तो वो हार्ड स्टिफ होता है, मतलब बिल्कुल कठोर होता है वो, क्योंकि उसमें सेल वाल होता है। और वही अगर एनिमल सेल की बात की जाए, अगर हम अपने स्किन को छुएंगे तो इसमें भी तो सेल है, तो सेल के बाहर वाल नहीं होता, इसी कारण से ये प्लांट के कंपैरिजन में सॉफ्ट होता है। जब हम लिविंग प्लांट सेल को देखेंगे कि वो किस तरीके से वाटर को लूज करता है ऑस्मोसिस के थ्रू, तो वहाँ श्रिंकेज या कॉन्ट्रैक्शन जो सेल वाल का है वो नहीं होता है, क्योंकि सेल वाल जो है वो सिकुड़ेगा अगर या फिर फैलेगा तो पेड़ भी उसी तरीके से पतला हो जाएगा, फिर मोटा हो जाएगा। तो ये फेनोमेनन को हम लोग प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, जिसमें कि क्या होता है कि श्रिंकेज या कॉन्ट्रैक्शन होता है सेल का। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब अगर हम कुछ दिन तक अगर पेड़ पौधे में पानी नहीं देते हैं, जिसका सेल वाला अगर थोड़ा सा सॉफ्ट है, तो वो मुरझा जाता है। तो इसी कारण से मतलब वो श्रिंक कर गया, उसके अंदर का जो सेल है वो श्रिंक कर गया, जिस कारण वो मुरझा जाता है। और फिर से जब पानी डालते हैं तो वो फिर एक्सपैंड हो जाता है, मतलब स्वेल कर जाता है और फिर से वो सीधा हो जाता है। तो हम लोग इस परफॉर्मेंस को, मतलब इस फेनोमेनन को हम लोग अगर मल्टीसेलुलर टाइप से देखा जाए तो हम लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट को देखा है। अब रियोलीफ का वाटर में अगर हम लोग देखेंगे माइक्रोस्कोप से, तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे ग्रीन ग्रेनुअल्स दिखेंगे, जिसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और ये जो है वो ग्रीन सब्सटेंस, इसी को हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। और जब स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन हम लेंगे किसका, शुगर और साल्ट का, और इस को हम लोग स्लाइड पे रखेंगे इस लीफ को और वेट करेंगे कुछ देर तक, तो ऑब्जर्व और माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे। अब रियो लीव्स को बॉइलिंग वाटर में डाल देना है कुछ मिनट के लिए, और उसके कारण होगा क्या कि बॉइलिंग वाटर में डालने के बाद उसका जो सेल है वो मर जाएगा। अब फिर से उस वन लीफ को स्लाइड पे रखना है और देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन जब हम उसमें डालेंगे शुगर और साल्ट का उस लीफ पे और वेट करेंगे, और क्या होगा, तो जब वो मर गया तो क्या वहाँ पे प्लाज्मोलाइसिस होगा, तो नहीं होगा वहाँ पे प्लाज्मोलाइसिस, क्योंकि वो तो पहले ही मर चुका है उसका जो सेल, तो इस कारण से वहाँ प्लाज्मोलाइसिस नहीं होगा। तो हम लोगों ने इस एक्टिविटी से क्या देखा कि केवल जो लिविंग सेल है उसी में इन एक्टिविटीज को हम लोग देख सकते हैं, ना कि डेड सेल में। डेड सेल जो है वो ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है। जैसे अगर पेड़ पौधा ही पूरा सूख गया, मतलब उसमें बहुत दिन से पानी नहीं डाल रहे हैं, और फिर उसके बाद उसको पानी से नहला दें, मतलब बहुत सारा पानी डाल दें, फिर भी वो जो है वो स्वेल नहीं करेगा, उसका जो सेल है वो नहीं, वो सूख गया तो सूख गया, ख़त्म। तो वही मतलब वो मर गया, तो जब मर गया तो उसमें ऑस्मोसिस का प्रोसेस नहीं होगा। अब सेल वाल जो है वो क्या करता है कि प्लांट के सेल को परमिट करता है फंगी, उसके बाद बैक्टीरिया हो गए, और बहुत सारे जो डाइल्यूट यानी हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया जो हो गए उनके खिलाफ वो उसे रोकता है, मतलब वो फटने नहीं देता है, ब्रस्ट उसे नहीं करने देता है। और इस मीडिया में जो सेल है वो क्या करता है कि वाटर अपना लेते रहता है ऑस्मोसिस के थ्रू। तो स्वेल जो है वो स्वेल करता है, फूल जाता है, तो उसके कारण जब वो फूलेगा तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाएगा, सेल वाल पर भी प्रेशर एग्जर्ट होगा। और सेल वाल जो है वो करता क्या है कि इक्वल प्रेशर एग्जर्ट करता है स्वेलन सेल के अगेंस्ट भी, मतलब जितना अंदर से प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है सेल वाल भी बाहर से उतना लगा दिया, तो उसे उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। इसी कारण से जो वॉल हैं उनके, जैसे कि जो सेल हैं वो ग्रेटर बिना बहुत ज़्यादा चेंज हुए वो वैसे के वैसे बने हुए रहते हैं, मतलब बाहर के मीडियम से वो वैसे के वैसे बने रहते हैं। एनिमल सेल की अगर बात की जाए, अगर कुछ दिन तक पानी नहीं पिएंगे तो एकदम हमारा जो शरीर है बिल्कुल लूज जैसा हो जाता है। लेकिन प्लांट्स में वैसा किस में होगा, तो जो सॉफ्ट प्लांट्स होंगे केवल उन्हीं में। अब न्यूक्लियस की बात करते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है, तो एक टेम्पररी, जब हम लोगों ने ओनियन पील को देखा था, टेम्पररी माउंट प्रिपेयर किया था, और उस पर जब हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन को उस पील पे डालेंगे, तो क्यों डालेंगे, क्या हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उसमें होता है उस पील में, बिना अगर हम आयोडीन सॉल्यूशन डालें क्या हम उसे नहीं देख सकते हैं, तो इसे कोशिश करेंगे, जब देखेंगे तो क्या डिफरेंस हमें दिखेगा। तो पहले
अब हम जब आयोडीन सॉल्यूशन को डालते हैं उस पील पे तो क्या होता है कि जो सेल है उसका जो कलर है उसमें क्या कुछ चेंजिंग होगा। तो केमिकल कंपोजिशन जो है वो अलग अलग रीजन का सेल का वो अलग तरीके का रंग का है। तब जो सेल है उसमें अलग अलग ऑर्गेनल्स हैं, इस कारण अलग अलग कलर होता है। और कुछ जो रीजन है वो डार्क अपीयर होंगे दूसरे रीजन से, मतलब गहरे दिखेंगे, ज़्यादा ब्लैक। और जब हम आयोडीन सॉल्यूशन उसमें डालेंगे बिना सैफरीन सॉल्यूशन यूज किए हुए या फिर मिथाइल ब्लू सॉल्यूशन, तो वहाँ पे सेल के अंदर दाग जैसा दिखेगा। और जब हम इसे ऑब्जर्व करेंगे, अगर इस सेल को अगर हम अपने बॉडी का भी सेल को अगर ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें भी वही होता है। तो अपने बॉडी का सेल को कैसे ऑब्जर्व करेंगे, मतलब वो डार्क जो दिखा, जो डार्क पार्ट वही न्यूक्लियस है उस सेल के अंदर। तो अब हम लोग सबसे पहले आइसक्रीम स्पून से अपने चीक के अंदर के जो सरफेस है उसे हम लोग निकालेंगे और उसे हम स्पून से स्टक कर देंगे और निडल के हेल्प से उस मटेरियल को जो हमारे चीक के अंदर से जो निकला है उसे हम ग्लास स्लाइड पे रखेंगे। और उसके बाद उसमें हम जब मिथाइल ब्लू सॉल्यूशन को डालेंगे तो देखेंगे कि अलग अलग मटेरियल, मतलब वहाँ पे जो कलर है वो अलग अलग हो रहा है उस छोटे से पार्ट पर ही। अब ये जो मटेरियल है वो ऑब्जर्व करने लायक हो गया है माइक्रोस्कोप से, तो हमें कवर स्लिप देना नहीं भूलना, यानी सैफरन जरूर उसमें डालेंगे ताकि वो कवर हो जाए। अब हम जब ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि सेल का जो शेप है वो क्या है और इसमें ऑब्जर्वेशन शीट पे करना है। अब आगे देखते हैं कि क्या इसमें जो डार्कली कलर्ड है स्फेरिकल या फिर ओवल है या डॉट लाइक स्ट्रक्चर है सेंटर के पास, सेल के सेंटर के पास वो होगा उस टाइप से। और ये जो स्ट्रक्चर है इसी को हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, जो डार्क कलर्ड स्ट्रक्चर होता है। अब क्या ये जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है ओनियन पील के सील में, मतलब सेल में, मतलब प्याज का जो छिलका का जो हम लोग एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें ये जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है क्या सभी सेल में सेम है या फिर अलग अलग है। तो अब जो न्यूक्लियस है वो क्या है कि डबल लेयर्ड कवरिंग होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसको दो कवर किए हुए रहता है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उसमें पोर्स भी होता है जो कि अलाउ करता है बहुत सारे मटेरियल्स को न्यूक्लियस के अंदर जाना और बाहर जाना टू द साइटोप्लाज्म। इसे हम लोग आगे देखेंगे। अब न्यूक्लियस जो है उसमें क्या क्या होता है, तो उसमें क्रोमोसोम्स होता है जो कि रड शेप्ड का स्ट्रक्चर दिखता है। और केवल जब सेल जो है वो डिवाइड होने के कगार पे रहता है, मतलब वो टूट करके नया सेल बनने को रहता है, तो क्रोमोजोम जो है वो जो जिसमें इंफॉर्मेशन होता है इनहेरिटेंस का, यानी वंशानुगत, जो जनरेशन दर जनरेशन जो इंफॉर्मेशन होता है जैसे पेरेंट से अपने नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, ये जिसे हम लोग डीएनए कहते हैं, डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड, ये इसका ट्रांसफर होता है। क्रोमोसोम जो है वो किस चीज से बना हुआ होता है, डीएनए और प्रोटीन से। अब डीएनए मॉलिक्यूल जो है उनमें इंफॉर्मेशन होता है, मतलब वो सूचना होती है जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल को और उसके बॉडी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जरूरी है। अब फंक्शनल सेगमेंट जो है डीएनए उसे ही हम लोग जीन कहते हैं। और सेल जो है वो डिवाइड नहीं हो सकता है, तो डीएनए सेल जो कि डिवाइडिंग नहीं है और डीएनए जो कि प्रेजेंट रहता है किसमें, तो क्रोमैटिन मटेरियल के पार्ट में। तो क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो विजिबल है, इंटैंगल्ड मास, एक थ्रेड जैसा, मतलब बिल्कुल पतला धागा जैसा ये दिखता है। कौन, तो क्रोमैटिन मटेरियल। और जब भी हम सेल को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा क्रोमोसोम्स के साथ। और न्यूक्लियस जो है वो बहुत ही सेंट्रल रोल प्ले करता है हर एक सेलुलर रिप्रोडक्शन में, मतलब वो सेंटर में रहता है। और जो प्रोसेस है जिससे कि सिंगल सेल डिवाइड होता है, मतलब एक जो अकेला सेल है वो टूटता है और दो नए सेल बने, मतलब सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें तो इसमें रोल होता है किसका, न्यूक्लियस का बहुत अधिक। तो ये जो है वो क्रूशियल पार्ट प्ले करता है, बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है अपने इन्वायरमेंट के साथ। और यही डिटरमाइन करता है कि किस तरीके से जो सेल है वो डेवलप करेगा
और ये कब मैच्योर हो गया, मतलब ये मैच्योर हो जाएगा तो उसके बाद जो सेल है वो टूट जाएगा। जब मैच्योर हो जाएगा उसके बाद कौन डिसाइड करता है, तो न्यूक्लियस। तो कुछ ऑर्गेनिज्म में जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, यहाँ न्यूक्लियर रीजन जो सेल का है वो प्योर मतलब अच्छे से उसे डिफाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का अब्सेंस होता है। किसमें, बैक्टीरिया में। और कुछ अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन जो है जैसे कि केवल न्यूक्लिक एसिड जिसे हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो कि जिसमें सेल की कमी होती है, मतलब उसके सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, उन्हें हम लोग प्रोकार्योट्स कहते हैं। जैसे प्रो मतलब प्राइमेटिव और या प्राइमरी, और कार्योट्स मतलब न्यूक्लियस, मतलब उनमें प्राइमरी न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। अब वैसे ऑर्गेनिज्म सेल के साथ जिनमें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं उन्हें हम यूकारियोट्स कहते हैं, और जिनमें नहीं होते हैं न्यूक्लियर के बाहर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उन्हें हम प्रोकारियोटिक्स कहते हैं। अब प्रोकारियोटिक सेल जो है उनमें बहुत सारे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स का भी कमी होता है, मतलब बहुत सारे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स भी नहीं होते हैं जो कि यूकारियोटिक सेल में होते हैं। अब बहुत सारे जो फंक्शन हैं जैसे बहुत सारे ऑर्गेनल्स का वो भी अच्छे से वहाँ पे परफॉर्म नहीं हो पाता है। किसमें, तो उसके साइटोप्लाज्म में, क्योंकि वहाँ क्या है कि मेम्ब्रेन है ही नहीं जो कि सेपरेट कर पाए। अब क्लोरोफिल जो फोटोसिंथेसिस का यूज होता है वो प्रोकारियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड, मतलब इसमें क्या है कि मेम्ब्रेस वेसल्स होते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें प्लास्टिड्स नहीं होता है, मतलब जो हमारा यूकारियोटिक सेल्स में प्लास्टिड्स होता है उस तरीके का प्रोकारियोटिक सेल्स में नहीं होता है। तो जैसे ये प्रोकारियोटिक सेल देख सकते हैं, यहाँ सेल वाल हो गया बाहर से, और यहीं पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइबोसोम्स है, अंदर न्यूक्लियोइड है, और इसके लिए कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, मतलब न्यूक्लियस के लिए कोई मेम्ब्रेन नहीं है, वो खुला इधर उधर घूम रहा है। अब हम लोग साइटोप्लाज्म को देखेंगे, साइटोप्लाज्म होता क्या है। तो साइटोप्लाज्म जब हम लोग टेम्पररी जो माउंट्स है ओनियन पिल का या फिर ह्यूमन चीक सेल है उसे हम लोग देखेंगे तो उसमें सेल मेम्ब्रेन दिखेगा, और ये जो रीजन है जहाँ की बहुत छोटा छोटा दाग रहेगा इसी को हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन के पास ही छोटा छोटा स्पॉट दिखेगा स्टेन जैसा, वही साइटोप्लाज्म होगा। और साइटोप्लाज्म जो है वो फ्लूइड कंटेंट है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड के अंदर साइटोप्लाज्म रहता है, मतलब जो उसके अंदर जो फ्लूइड है ना सेल के अंदर उसी में साइटोप्लाज्म होता है। और इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं और हर एक ऑर्गेनल्स स्पेसिफिक फंक्शन सेल के अंदर परफॉर्म करते हैं। सेल ऑर्गेनल्स जो है वो मेम्ब्रेन से बना हुआ, मतलब मेम्ब्रेन के अंदर होता है, और प्रोकारियोट्स में इनका अब्सेंस होता है। ये न्यूक्लियर रीजन जो है जिसका हम लोगों ने डिस्क्राइब किया इसका अब्सेंस होता है प्रोकारियोटिक सेल्स में। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो किसको बाउंड करके रखता है, सेल ऑर्गेनल्स को, वो भी यहाँ पे अब्सेंट होते हैं, मतलब सेल ऑर्गेनल्स भी बाहर से बाउंडेड नहीं होते हैं। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए कि यूकारियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जबकि बहुत सारे जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनके बाहर भी सेल मेम्ब्रेन होता है। अब एक सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है इन मेम्ब्रेन का, तो ये मेम्ब्रेन जो है वो देखेंगे एग्जाम्पल अगर वायरस का देखा जाए तो वायरस जो होते हैं उनमें इस तरीके का जो मेम्ब्रेन है उसका अब्सेंस होता है, वो उसमें उनमें ये मेम्ब्रेन नहीं होता है जो कि उनके ऑर्गेनल्स को बचा करके रखता है। इस कारण से उनमें जीवन का कोई कैरेक्टरिस्टिक्स दिखता ही नहीं है, ऐसा लगता ही नहीं है कि वो जीवित हैं। और जब भी वो किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर इंटर करते हैं तो इसका ये जो है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मतलब अलग अलग बढ़ जाते हैं। अगर उनके बाहर मेम्ब्रेन रहता तो वो बढ़ते नहीं, इस कारण वो बहुत जल्दी से जो वायरस हैं अगर हमारे शरीर के अंदर जाते हैं तो वो बहुत जल्दी से फैल जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर बाहर तो कोई मेम्ब्रेन होता ही नहीं है। तो अब हम लोग देख सकते हैं डिफरेंस प्रोकारियोटिक सेल और यूकारियोटिक सेल में। तो प्रोकारियोटिक सेल का जो साइज है वो 1 से 10 माइक्रोमीटर, मतलब 10 to the power -6 मीटर, और ये 5 to 100, मतलब यूकारियोटिक सेल जो है वो जनरली लार्ज साइज का होता है। अब न्यूक्लियर रीजन, इसके बारे में देखना है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है, जबकि इसमें नहीं होता है प्रोकारियोटिक सेल में। इसमें सिंगल क्रोमोजोम होता है, इसमें एक से अधिक क्रोमोजोम होता है। उसके बाद मेम्ब्रेन जो है वो
यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, मतलब मेम्ब्रेन जो सेल ऑर्गेनल्स का जो मेम्ब्रेन है वो बाहर से नहीं होता है, जबकि यूकारियोटिक सेल में होता है। अब हम सेल ऑर्गेनल्स देखेंगे, अलग अलग जो सेल ऑर्गेनल्स है उसे, तो देखते हैं सेल ऑर्गेनल्स को। तो हर एक जो सेल ऑर्गेनल्स है, मतलब हर एक जो सेल है उसके पास मेम्ब्रेन होता है, जो कि वो उसके जो कंटेंट्स हैं उसे बाहर के एनवायरनमेंट से बचा करके रखता है, सेपरेट करके रखता है। अब लार्ज और कॉम्प्लेक्स जो सेल हैं, जैसे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होते हैं, उनमें बहुत सारे केमिकल एक्टिविटीज की ज़रूरत होती है, जिससे कि उनका जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है और जो फंक्शन है वो होता रहे। तो इन एक्टिविटीज को परफॉर्म कराने के लिए जो अलग अलग एक्टिविटीज हैं उनमें सेल मेम्ब्रेन होते हैं और वो बंधे होते हैं, मतलब बहुत छोटे स्ट्रक्चर से, जिन्हें हम ऑर्गेनल्स कहते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के अंदर भी, और ये एक लौता फीचर्स है यूकारियोटिक सेल का जो कि उसे प्रोकारियोटिक सेल से अलग करता है। कुछ जो ऑर्गेनल्स हैं वो दिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, लेकिन बाकी कुछ जो हैं वो नहीं दिखते हैं। अब हम लोग देखेंगे न्यूक्लियस के बारे में, उस प्रीवियस सेक्शन में हम लोगों ने देखा था। अब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल सेल ऑर्गेनल्स का हम लोग देखेंगे, जो कि अब हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हो गया, गोल्गी अपरेटस हो गया, लाइजोसोम्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड्स हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल फंक्शन प्ले करते हैं सेल के अंदर। सेल के अंदर ये बहुत ही क्रूशियल फंक्शन प्ले करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में। तो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जिसको सिंपली ईआर कहते हैं, ये लार्जर नेटवर्क है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का, और या फिर इसको हम सीट्स का बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये लॉन्ग ट्यूब्स जैसा दिखता है, लगेगा कि ये एक बैग है, मतलब लंबा सा पतला बैग है। और इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम मेम्ब्रेन सिमिलर स्ट्रक्चर का होता है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा ही इसका भी स्ट्रक्चर होता है। इसका जो मेम्ब्रेन है इसका भी ये दो टाइप का होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है उसे माइक्रोस्कोप से हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि इसका जो पार्टिकल्स है ये राइबोसोम्स जो होता है इसके सरफेस पे अटैच्ड होता है, किसके, तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बाहर छोटा छोटा ब्लैक कलर का। और ये जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं हर एक एक्टिव सेल में, और ये जो साइट है यहीं पे, मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में ही प्रोटीन बनता है। अब जो मैन्युफैक्चर होता है प्रोटीन का वो भेज दिया जाता है अलग अलग जगहों पे, मतलब जहाँ पे जिस तरह की प्रोटीन की ज़रूरत होती है वहाँ उसे ज़रूरत के हिसाब से भेज दिया जाता है प्रोटीन को। अब जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है ये हेल्प करता है फैट को बनाने में या फिर लिपिड्स को बनाने में, और ये जो है वो सेल के फंक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। कुछ प्रोटीन्स और लिपिड जो हैं वो हेल्प करते हैं सेल मेम्ब्रेन को भी बनाने में, मतलब सेल मेम्ब्रेन भी जो है वो प्रोटीन और लिपिड से बना हुआ होता है। तो इस प्रोसेस को, जिसमें कि प्रोटीन्स बनता है, लिपिड्स बनता है, मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में, इसे हम लोग मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। अब कुछ जो दूसरे प्रोटीन्स या लिपिड का जो फंक्शन है एज ए एंजाइम एंड हार्मोन्स, मतलब एंजाइम्स की तरह और हार्मोन की तरह ये काम करते हैं, जबकि इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है उसका अपीयरेंस जो है वो अलग अलग सेल में अलग अलग तरीके का दिखता है, और ये ऑलवेज एक नेटवर्क सिस्टम की तरह काम करता है। एक अकेला नहीं, ये नेटवर्क सिस्टम की तरह काम करता है। कौन, तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम यहाँ इस फिगर में दिख रहा है। ये जो ब्लैक स्पॉट जो दिख रहा है यहाँ, वो उसके बाहर प्रोटीन्स वगैरह है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक दिख रहा है यहाँ पे, बाहर में कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है। ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर्स है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि जो फंक्शन है इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का, ये करता क्या है कि ये
मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है, स्पेशली किसको, प्रोटीन को, बहुत सारे रीजन्स में साइटोप्लाज्म में, और ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में भी इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का फंक्शन क्या है, साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना, एक सरफेस फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज के लिए एक सरफेस प्रोवाइड करना, क्योंकि लैपिड्स और प्रोटीन के मदद से ही जो सरफेस है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बनता है। और अगर लीवर सेल की बात की जाए, जो बहुत सारे एनिमल्स में होते हैं, वर्टिब्रेट्स में, मतलब वर्टिब्रेट्स जिनके रीढ़ की हड्डी होती है, 7 चैप्टर में इसे और अधिक जानना है, तो इनमें क्या है कि ये जो लीवर सेल्स हैं जो होते हैं, तो इसमें ये जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये करता क्या है कि बहुत सारे जो पॉइजन हैं लीवर के अंदर जो जाते हैं हमारे खाने के से, या फिर बहुत सारे जो ड्रग्स हैं, उसको डिटॉक्सिफाई करता है, मतलब हमारे शरीर से उसे निकाल देता है जो भी बेकार चीज़ है। अब हम लोग जानेंगे गोल्गी अपरेटस के बारे में। तो गोल्गी अपरेटस को पहले डिस्क्राइब किया गया था, कैमिलियो गोल्गी ने डिस्क्राइब किया था, और उन्होंने एक सिस्टम बताया था मेम्ब्रेन से घिरा हुआ, जो कि फ्लैट सैक्स यानी कि बिल्कुल चिपटा बोरा जैसा वो स्ट्रक्चर था, और वो लगभग पैरेलल था, एक दूसरे के पैरेलल था हर एक स्टैक्स जैसे कि, और इसी स्टैक्स को उन्होंने सिस्टर्न्स कहा था। ये जो मेम्ब्रेन हैं उनमें कनेक्शंस होता है, बहुत सारे मेम्ब्रेन से जुड़े हुए हैं, जैसे इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से जुड़े हुए हैं, और इस कारण से ये जो है वो सेल मेम्ब्रेन के सिस्टम का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पोर्शन है। मटेरियल जो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के नियर सिंथेसाइड मतलब जो बनता है वो पैक्ड होता है और डिस्पैच्ड होता है, बहुत सारे टारगेट्स मतलब जहाँ जहाँ उसको जाना है वो इन्हीं गोल्गी अपरेटस के सेल के थ्रू वो जाता है, जो कि इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में बना उसे ले जाता है कौन, गोल्गी अपरेटस। और इसका फंक्शन क्या है कि ये स्टोरेज करता है, उसके बाद मॉडिफिकेशन, उसमें कुछ सुधार करना है, या फिर प्रोडक्ट जो है उसको पैकेज करके रखना है, इन सब का काम किसका है, तो इन सब काम है गोल्गी अपरेटस का। अब ये काम हो गया। इस कुछ केसेज में कम्प्लेक्स शुगर जो है वो भी टूट करके सिंपल शुगर में चेंज हो जाते हैं, यानी ये मॉडिफाई करता है गोल्गी अपरेटस शुगर को। गोल्गी अपरेटस जो है उसमें लाइजोजोम्स का भी फॉर्मेशन होता है। अब लाइजोजोम्स क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो स्ट्रक्चरली अगर लाइजोजोम्स को देखा जाए तो ये मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स है, यानी ये भी एक तरीके का बोरा जैसा ही दिखता है, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम से भरा हुआ रहता है, पचाने वाले एंजाइम से। इन एंजाइम्स जो हैं वो बने हुए रहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से। अब लाइजोजोम्स जो है वो एक तरीके का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है, मतलब सेल से जो भी वेस्ट मटेरियल है उसे बाहर डिस्पोज करता है, और इसके हेल्प से ही जो हमारा सेल है वो साफ रहता है, और किसी भी फॉरेन मटेरियल यानी जो बाहर से आया हुआ चीज है उसे हम इसी की मदद से पचा पाते हैं। किसके मदद से, लाइजोजोम्स की मदद से। और जो भी फॉरेन मटेरियल्स इंटर किया जैसे कि बैक्टीरिया या फिर फूड और ओल्ड ऑर्गेनल्स भी हमारे शरीर में जो आया उसे लाइजोजोम्स खत्म कर देता है। उस जो कम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको तोड़ करके बिल्कुल सिंपलर सब्सटेंस बना देता है। और लाइजोजोम्स इस तरीके से योग्य होता है क्योंकि उसके पास बहुत ही पावरफुल डाइजेस्टिव इंजाइम होता है, और उसी इंजाइम की मदद से वो जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स है उसे ब्रेक कर पाता है। और जब भी सेलुलर मेटाबॉलिज्म का डिस्टर्बेंस होता है, जैसे एग्जांपल अगर देखा जाए कि जब कोई सेल जो है वो डैमेज्ड हो जाएगा तो लाइजोजोम्स जो है वो खुद से ब्रस्ट कर जाता है, मतलब फट जाता है, और इंजाइम्स पूरे के पूरे अपने सेल को ही वो डाइजेस्ट कर जाता है। मतलब अगर सेल में कुछ प्रॉब्लम आया तो वो खुद से ब्रस्ट किया और उसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो पूरे सेल को, अपना सेल को ही पचा डाला। इसी कारण से लाइजोजोम्स को हम लोग सुसाइड बैग के नाम से भी जानते हैं, मतलब सेल का ये सुसाइड बैग है। अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनल्स है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस सेल का कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन कवरिंग होता है, मतलब 2 कवर इस पे लगा हुआ रहता है। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो पोरस, मतलब उसमें छेद होता है, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो है वो बिल्कुल डीपली फोल्डेड होता है। और ये जो फोल्ड है वो उसके सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, यानी एटीपी
जनरेट करने वाला जो केमिकल रिएक्शन है वो यहीं से जनरेट होता है, किससे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का जो इनर मेम्ब्रेन है वहाँ से। अब जो एनर्जी ज़रूरत होती है बहुत सारे जो केमिकल एक्टिविटीज़ के लिए, लाइफ के जो बहुत सारे केमिकल एक्टिविटीज़ के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है वो हमें माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, यानी एंडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स के रूप में। और ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये जो हम लोग भोजन वगैरह करते हैं वो स्टोर रहता है एटीपी के फॉर्म में। अब एटीपी को हम लोग एनर्जी करेंसी भी के नाम से भी जानते हैं, मतलब सेल को पैसा, मतलब एनर्जी का पैसा देने वाला कौन है? एटीपी। अब जो बॉडी जो है वो स्टोर्ड एनर्जी एटीपी को यूज करता है बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स को बनाने में और मैकेनिकल वर्क में भी। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स है इन द सेंस ऑफ दे हैव देयर ऑन डीएनए, मतलब इनका अपना खास डीएनए होता है। इस कारण इसे हम कह सकते हैं कि ये एक स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स है और इसका अपना राइबोसोम्स भी होता है। इस कारण से माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अपना प्रोटीन खुद से बनाता है। अब हम जानेंगे प्लास्टिड्स के बारे में। तो प्लास्टिड जो है वो केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। ये दो तरीके का होता है, एक क्रोमोप्लास्ट कलर प्लास्टिड जो हो गए और एक ल्यूकोप्लास्ट यानी वाइट या कलरलेस प्लास्टिड्स। क्लोमोप्लास्ट जो है उसमें पिगमेंट मतलब क्लोरोफिल वाला पिगमेंट होता है और जिसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। मतलब क्रोमोप्लास्ट जो हुआ जो ग्रीन प्लांट्स हो गए या फिर जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं उनमें क्रोमोप्लास्ट होता है। अब क्लोरोप्लास्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। क्लोरोप्लास्ट जो है वो बहुत सारे येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स में भी रहता है, क्लोरोफिल के अलावा ऑरेंज में भी और येलो कलर में भी। अब ल्यूकोप्लास्ट जो है वो प्राइमरी ऑर्गेनल्स हैं जिनमें कि कुछ मटेरियल्स होते हैं जैसे कि स्टार्च हो गए, आयल्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, ये सब स्टोर होते हैं किसमें? ल्यूकोप्लास्ट में। और ल्यूकोप्लास्ट कहाँ देखने को मिलता है? मतलब जो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं उसमें। जो इनर ऑर्गेनाइजेशन है क्लोरोप्लास्ट का उसमें बहुत सारे मेम्ब्रेन्स का लेयर होता है और ये जो है वो इम्बेडेड होते हैं एक मटेरियल से जिसे हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं। ये जो है वो सिमिलर है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। बाहर का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए स्ट्रोमा का तो माइटोकॉन्ड्रिया जैसा ही होता है और माइटोकॉन्ड्रिया जैसा ही इसमें भी प्लास्टिड्स में भी अपना डीएनए और अपना राइबोसोम्स होता है। अब वॉक्यूल्स की बात की जाए तो वॉक्यूल्स जो है ये भी प्लांट सेल में ही होता है और ये क्या करता है कि एक स्टोरेज सैक है, एक तरीके से बोरा है, उसमें सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स होते हैं। वैक्यूल जो है वो स्मॉल साइज का होता है किसमें? एनिमल्स में। मतलब इस कारण से हम कहते हैं कि एनिमल्स में वॉक्यूल्स नहीं, मतलब बिल्कुल छोटा साइज, जबकि प्लांट सेल में वॉक्यूल्स जो है वो बड़ा होता है। और सेंट्रल वॉक्यूल्स कुछ प्लांट सेल का लगभग 50 से 90% सेल का वॉल्यूम कवर करता है। मतलब सेल का जितना वॉल्यूम होता है उससे 50 से 90% ये वॉक्यूल्स ही होता है। प्लांट सेल में वॉक्यूल जो होता है वो फुल सेल सैप होता है और ये क्या करता है कि उसको रिजिडिटी या टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है सेल को। मतलब सेल कठोर होगा या नहीं होगा वो उसको कौन प्रोवाइड कराएगा? तो ये जो वॉक्यूल्स है वही। बहुत सारे सब्सटेंस जो हैं वो हमारे लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, प्लांट सेल में स्टोर्ड होते हैं इन्हीं वॉक्यूल्स में। और इनमें क्या क्या होते हैं जैसे कि अमीनो एसिड हो गए, शुगर हो गए, बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड और कुछ प्रोटीन्स इसी वॉक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे लिए ज़रूरी हैं। और अगर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में बात किया जाए जैसे अमीबा में, तो जो फूड वॉक्यूल्स है उसमें फूड आइटम्स होता है अमीबा में और जो कि कंज्यूम किया जाता है। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइज्ड वॉक्यूल्स होते हैं और वो उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वही क्या करते हैं कि अगर उनके अंदर बहुत ज़्यादा पानी चला जाए तो वो बाहर भेजते हैं और जो वेस्ट जो है सेल का वो भी बाहर भेजते हैं, यही वॉक्यूल्स। अब हर एक जो सेल है उसका स्ट्रक्चर और एबिलिटी मतलब अलग अलग फंक्शन करने का एबिलिटी होता है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके मेम्ब्रेन का और जो ऑर्गेनल्स हैं उसका खास तरीका है काम करने का। सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल हैं ऑर्गेनाइजेशन और इस कारण से ये मदद करते हैं बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कराने में, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन हो गया,
क्लियरिंग द वेस्ट मटेरियल, मतलब वेस्ट मटेरियल को क्लियर करना और नए प्रोटीन को बनाना। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सेल जो है वो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और यही बेसिक फंक्शनल यूनिट भी है लाइफ का। अब सेल डिवीजन हम लोग देखेंगे तो नया सेल जो है वो बनता है जब इन ऑर्डर टू ग्रो, जब वो बढ़ता है तो नया सेल बनता है और पुराना सेल जो है वो हट जाता है, रिप्लेस हो जाता है, या तो वो मर जाएगा या फिर इंजर्ड हो जाएगा, या वो फॉर्म करेगा गैमेट्स जो कि रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। तो जो प्रोसेस जिसमें कि नए सेल बनते हैं उन्हें हम लोग सेल डिवीज़न कहते हैं। तो दो तरीके का सेल डिवीज़न होता है, पहला है माइटोसिस और दूसरा है मायोसिस। तो जो प्रोसेस जिसमें कि सेल डिवीज़न जो होगा वो किसके थ्रू होगा, तो सेल जो है वो डिवाइड करेगा दो पार्ट्स में, उसे हम लोग माइटोसिस कहते हैं। इस प्रोसेस में हर एक सेल जो है वो मदर सेल से बनेगा। मदर सेल से जैसे एक सेल जो है माइटोसिस में देख रहे हैं कि एक सेल से दो सेल बन गया, डिवाइड किया, दो आइडेंटिकल मतलब एक समान डाउटर सेल में, और डाउटर सेल जो है उनमें भी क्रोमोजोम्स का नंबर जो है वो सेम होगा जितना कि मदर सेल में होता है। और ऐसा होता है जब टिश्यू का रिपेयर होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, उसमें ये मदद करता है। अब स्पेसिफिक सेल जो है वो क्या करता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, मतलब कुछ खास सेल का, या फिर हम देखते हैं कि एनिमल का जो टिश्यू है प्लांट में डिवाइड होता है गैमेट्स के रूप में, और जो कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद ये करता क्या है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये ऑफ स्प्रिंग मतलब अपने जैसे ऑफ स्प्रिंग को बनाता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि मेयोसिस में क्या हो रहा है कि ये टूटते जा रहा है, तो ये डिवाइड होता है जिस प्रोसेस से, उसे हम लोग मायोसिस कहते हैं। मतलब ऑफ स्प्रिंग में वो जो है वो पूरा का पूरा वो डिवाइड नहीं हुआ, उसका कुछ जो सेल का जो पार्ट है वो डिवाइड हुआ और वो एक नया अपना ऑफ स्प्रिंग बनाया जिसमें मेयोसिस। और ये जो मेटोसिस है ये किस में होगा, तो अमीबा वगैरह में, और ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा। इसमें कंसिक्यूटिव मतलब लगातार डिवीजन होते रहता है। जब सेल डिवाइड करता है मेयोसिस में तो इसमें प्रोसीजर होता है, मतलब 4 नए सेल बनते हैं 2 के अलावा, मतलब 2 नहीं बनते हैं, इसमें 4 बनते हैं। और नया सेल जो है वो केवल हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होता है नए सेल में अपने मदर सेल के कंपैरिजन में। अब आप क्या सोचते हो कि क्यों जो क्रोमोजोम्स का नंबर जो है वो डाउटर सेल में केवल हाफ रह जाता है, यानी मियोसिस में हाफ रह जाता है, जबकि मेटोसिस में सेम रहता है नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स। तो यहाँ ये जो आपका चैप्टर था वो समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।